हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम पिछले एक वीक यानी कि 6 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर के बीच में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इकॉनमी कुछ करंट अफेयर्स थे हम उनको डिस्कस करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम हम कुछ प्रीलिम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे एंड साथ ही साथ एक क्वेश्चन हम मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अच्छे से साथ में इम्प्लीमेंट भी होती रहे। राइट, स्टार्ट करेंगे दोस्तों लेक्चर को। बट अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाके आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट कंटेंट होगा इस एग्जाम के लिए, तो वो भी मैं आपको इसी चैनल पे शेयर करता रहूँगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले टॉपिक के साथ, दैट इज फॉरेक्स रिजर्व्स क्रॉस $700 बिलियन। देखो, भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ना, वो पहली बार $700 बिलियन को क्रॉस किए हुए हैं। थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा है कि आखिर फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं। वी विल अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, देखो, एक्चुअल में आप लोगों को 1991 का टाइम याद होगा। आप लोगों ने सुना होगा 1991 के क्राइसिस के बारे में, राइट। 1991 का जब क्राइसिस आया, तब हमारे पास क्या कमी थी? हमारे पास जो मेजर कमी थी वो थी फॉरेक्स की। सुना होगा ना आपने कि सिर्फ 2 वीक्स के ही इंपोर्ट करवाने जितने आपके पास पैसा था, राइट। तो जैसा कि नाम में मेंशन्ड है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। रिजर्व मतलब होता है कि पैसा अलग से रखा हुआ है। बेसिकली ये वो एसेट्स होते हैं जो किसी और फॉरेन करेंसी के अंदर डिनोमिनेटेड होते हैं। इनको रिजर्व के अंदर, रिजर्व मतलब अलग से तिजोरी के अंदर रखा हुआ है बाय अ सेंट्रल बैंक। तो यानी कि आप यहाँ से समझ गए होंगे कि इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये जो चीज़ रखी जाती है ना साइड में अलग से, इन अ रिजर्व, वो कौन रखता है? वो रखा जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके टोटल आपको 4 कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। पहला कंपोनेंट है यहाँ पर आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरा है आपका गोल्ड रिजर्व, तीसरा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड चौथा है आपका रिवर्स ट्रांसपोजिशन इन आईएमएफ। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एक्चुअल में ना ये जो आपका आरबीआई है, ये वीकली बेसिस के ऊपर डेटा देता है। यानी कि जैसे आप नोटिस करो, ये 11 अक्टूबर यानी कि ये फ्राइडे को ये डेटा दिया गया। उससे पीछे एक जाओगे तो 4 अक्टूबर का आपको डेटा मिल जाएगा। उससे पीछे जाओगे तो सितंबर एंड आई थिंक 27 सितंबर का आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वीकली इनका स्टैटिकल सप्लीमेंट आता रहता है। अभी मैं आपके सामने जो डेटा लाया हूँ ना, ये 11 अक्टूबर का है। अब पहली चीज़ आप नोटिस करो, आपको ये डाटा रटना नहीं है क्योंकि हर हफ्ते ये चेंज होता रहता है, तो इट डज नॉट मेक सेंस टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। बट आपको एक ऑर्डर ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या ऑर्डर यहाँ पे रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये नंबर देखो यहाँ पे, ये वाला, ये पता क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आपके टोटल रिजर्व्स कितने हैं, एंड यही वैल्यू क्या है? दिस इज मोर देन $700 बिलियन। ठीक है, पिछले हफ्ते देखो थोड़ा सा ज़्यादा था, 700 आई थिंक 4 डॉलर के आसपास था। अब ये $701 बिलियन के आसपास है। एंड इसमें जो मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट और कोई नहीं, वो आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स ही है। उसमें कितना वैल्यू है? वो है लगभग $612 बिलियन के आसपास। तो आप नोटिस करोगे कि भले ही हम बात कर रहे हैं $700 बिलियन क्रॉस करने की, पर ज़्यादातर मेजर कंपोनेंट क्या है आपका? फॉरेन करेंसी एसेट्स ही है। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम यहाँ पर डॉलर्स की फॉर्म में, पाउंड की फॉर्म में, या और डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज के जो होते हैं वो अपने पास रखते हैं, है ना। जैसे भारत के पास भी यूएस के ट्रेजरी बिल्स जो आरबीआई ने खरीदे हैं वो होंगे। ऐसे और डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज के अंदर हो सकते हैं। तो वही वैल्यू ज़्यादातर देखने को मिल जाएगी कि $700 बिलियन में $612 बिलियन तो यही है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है आपका गोल्ड, जो कि है लगभग $65 बिलियन। फिर उसके बाद आपका आ गया एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, एंड आखिरी में आपका आ जाता है आरटीपी। तो कोई आपसे ऑर्डर पूछे ना, तो आप उसको ऑर्डर बता दीजिएगा कि फॉरेन करेंसी एसेट आर द हाईएस्ट होल्डिंग, मतलब हाईएस्ट कंपोनेंट अमंग दिस। सेकंड पे आपका गोल्ड है, तीसरे पे आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, एंड आखिरी पे आपका रिवर्स ट्रांसपोजिशन आरटीपी आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, एफसीए तो आप जान गए हो, गोल्ड मैंने आपको बता ही दिया। अगर मान लो सोना हमने रखा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, ये आपका आईएमएफ के द्वारा एक क्रिएट किया गया एक रिजर्व एसेट हमें देखने को मिल जाएगा। ये करेंसी नहीं होती, ना ही क्लेम होता है आईएमएफ के ऊपर, बट कहीं ना इनडायरेक्टली उसी चीज़ के साथ लिंक हो जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि इसकी वैल्यू जो होती है आपकी डॉलर, आपका यूरो, रेनमिनबी, राइट, येन हो गया, पाउंड स्टर्लिंग, उसके बेसिस के ऊपर एसडीआर की वैल्यू यहाँ पे तय करी जाती है, राइट। तो वो हो गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इट इज़ एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। आखिरी आपका आ गया आरटीपी, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, राइट। ये आपके कोटा का वो पोर्शन होता है जो कहीं ना कहीं
एक कंट्री को आईएमएफ को प्रोवाइड करना ही होता है, राइट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये ऑर्डर आप इसमें ध्यान में रखना। अब देखो, हम जो बात करते हैं ना कि फॉरेन करेंसी एसेट्स ऊपर नीचे हो गए, या इवन आप फॉरेक्स रिजर्व्स की बात कर लो ऊपर नीचे हो गए, कई कारणों की वजह से हो सकते हैं। पहला तो यही है कि हमारे जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं अगर वो ऊपर नीचे हों, या फिर उनकी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए, जैसे हमने मान लो यूएस के ट्रेजरी बिल्स हमने यहाँ पे खरीदे हुए हैं, उनकी वैल्यू में चेंज आ सकता है, तो दैट कैन बी वन ऑफ द थिंग्स। गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, जैसे आप भी कई बार सोना खरीदते हो, मान लो 10 लाख का सोना खरीदा, तो जरूरी थोड़ी है वो 10 लाख का ही रहेगा, कुछ साल बाद 15 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यूज यहाँ पे चेंज होती रहती हैं। तो इंडिया की अभी आज के समय $700 बिलियन यहाँ पे हमें क्रॉस होता हुआ देखने को मिल गया है। अब बात करें ना, देखो काफ़ी तेज़ी के साथ पिछले कुछ सालों में हमने ग्रो करा है। आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि 2007 में ना हमारा $200 बिलियन के आसपास फॉरेक्स रिजर्व था, उसके एक साल बाद ही $300 बिलियन हो गया। फिर यहाँ पर ना थोड़ा सा हमें गैप देखने को मिला, 300 से $400 बिलियन जाने में ना हमें लगभग 8-9 साल लग गए। बट उसके बाद आप नोटिस करोगे काफ़ी तेज़ी से हमें फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। दुनिया भर की अगर हम बात करें ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि चाइना के पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व देखने को मिल जाएंगी, वो लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास है। यानी कि भारत से भी कुछ 4 साढ़े 4 गुना ज़्यादा आपको चाइना, मतलब 4 साढ़े 4 गुना आपको फॉरेक्स रिजर्व चाइना के देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर बारी आती है आपकी जापान की, तीसरे नंबर पे है आपका स्विट्जरलैंड, एंड चौथे नंबर पे है हमारा भारत। ये ऑर्डर भी आपको फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी अगर आप नोटिस करना चाहो, 2024 के अंदर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $87 बिलियन से इंक्रीज हुआ है। पिछले साल हम बात करें तो $62 बिलियन का इंक्रीज हुआ था, बट डेफिनेटली हमारा बढ़ता ही जा रहा है। सितंबर 27 वाले में अच्छा खासा था, अभी भी 700 प्लस ही हमें ये देखने को मिल जाएगा। तो एक हमारा आरबीआई एक्ट हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, एंड साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो 1999 है, उसके माध्यम से कैसे फॉरेक्स रिजर्व्स को हमें गवर्न किया जाता है, तो ये प्रोविजन इसके अंदर दी गई हैं। अब आपके दिमाग में कुछ और पॉइंटर्स भी आ रहे होंगे कि क्या कारण रहा है सर, क्यों इतना बूस्ट हो रहा है। पहली बात तो आप नोटिस करो, पिछले 10-12 साल के अंदर ना अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बाहर से आई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें इंक्रीज होती हुई देखने को मिली, राइट। उस वजह से इन्वेस्टमेंट का बूस्ट हुआ। बाकी पिछले साल के अंदर क्या हुआ, 2024 मतलब इसी साल के अंदर मेजरली आप नोटिस करो, तो जो जेपी मॉर्गन इंडेक्स है ना, वहां पर भारत को भी जहाँ पे जगह मिली है, तो उससे भी भारत के अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है, फॉरेन इन्फ्लोज यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आरबीआई के द्वारा भी ना कई इंटरवेंशंस करी गई हैं, उनकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस मतलब नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे, आरबीआई ने $4.8 बिलियन का परचेज किया था, राइट। एंड साथ ही साथ आप नोटिस करोगे वैल्यूएशन गेन जो हुआ है, मैंने बात की थी ना कि जैसे फॉरेन करेंसी एसेट्स आपने खरीदे हुए हैं, उनकी वैल्यूएशन में भी तो बदलाव आएगा, जैसे एक तरह के शेयर ही तो हैं, राइट। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ने से, गोल्ड प्राइसेस बढ़ने से, ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हमें इसकी वैल्यूज इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। इसके अलावा करेंसी वॉलेटिलिटी कम है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व अच्छे खासे हैं, तो कहीं ना कहीं आरबीआई के लिए भी अच्छी बात है। प्लस एट द सेम टाइम आरबीआई ने रुपी के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसको कंट्रोल करने के अंदर भी काम अच्छे से किया है। तो डेफिनेटली इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। कल को कोई दिक्कत आएगी, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, तो हमारे पास अच्छी खासी फॉरेन करेंसी होगी, तो हमें इश्यूज नहीं आएंगे, हम आराम से किसी चीज़ को इम्पोर्ट वगैरह कराना हो तो करवा सकते हैं। बाकी आप नोटिस करो, जैसे जापान की अगर हम बात करें, जापान क्या यूज़ करता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, जब उनके हाथ में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, मतलब एक तरह से मार्केट डिटरमिन कर रहा है, तो आप नोटिस करोगे तो वो क्या करते हैं, यूएस की ट्रेजरीज को यहाँ पे परचेज कर लेते हैं, जिससे आपका येन थोड़ा सा कमज़ोर रहता है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। और जब आप जानते हो आपकी करेंसी थोड़ी कमज़ोर है, उससे क्या होता है, उससे एक्सपोर्ट आपके चीपर होते हैं, एक एक्सपोर्ट को आपके बूस्ट मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छी बात जापान यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्लस आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, इससे आपके फॉरेक्स रिजर्व्स होंगे, तो कल को आपको किसी का उधार चुकता करना है या फिर इंपोर्ट के लिए पैसा पे करना है, तो वो सब चीज़ें करी जा सकती हैं। इसके अलावा आप नोटिस करोगे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स को पैसा प्रोवाइड करना है, या इन्वेस्टर्स को रीअश्योरेंस देनी है, या फिर आप नोटिस कर पाओगे कि अलग अलग हम इश्यूज़ को यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो ये सब फ़ायदे जो होते हैं अच्छे खासे फॉरेक्स रिजर्व्स के, हमें देखने को मिल जाते हैं। आई होप ये फॉरेक्स रिजर्व वाला मुद्दा पूरा कंप्लीटली आपको क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक आते हैं दोस्तों, आरबीआई मेंटेन्स स्टेटस को ऑन इंटरेस्ट रेट। देखो आप एक चीज़ जानते होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, राइट। नॉर्मली देखो इनको बोला तो ये गया है कि इनको साल में कम से कम 4 बार मिलना होता है, पर नॉर्मली क्या होता है, हर दूसरे महीने ये मिल ही लेते हैं।
राइट। तो आप नोटिस करोगे नॉर्मली साल में 6 बार ये मिल लेते हैं। अभी रिसेंटली मिले, ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने डिसाइड क्या किया, इन्होंने डिसाइड ये किया कि आपका जो रेपो रेट होगा ना वो 6.5% ही रहेगा अभी के लिए। यानी कि अक्टूबर में जो मीटिंग हुई उसमें 6.5% ही इसको रखा गया। आने वाले फ्यूचर के अंदर जब दिसंबर में ये मिलेंगे तो हो सकता है इसको कम कर दिया जाए, पर अभी के लिए ये 6.5% ही है। और आप नोटिस करोगे ना, अप्रैल 2023 में जब 6.5% किया था उसके बाद से 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं, पर आपकी रेपो रेट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया। अब रेपो रेट आप जानते ही होंगे, रेपो रेट आपकी वो रेट होती है जहां जिस रेट के ऊपर आरबीआई आपके बैंकों को पैसा लेंड करता है। अब ये रेट जितनी ज़्यादा कम होगी उतना आसानी से बैंकों के पास लोन जाएगा, बैंकों से उतना ही आसानी से हमें लोन मिलेगा और हम उस पैसे को आगे जाके खर्चा करेंगे। खर्चा करेंगे तो आप जानते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एंड उससे जीडीपी बढ़ेगी। तो होता क्या है, जब आरबीआई को इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करनी होती है उस समय रेपो रेट को कम किया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है, उसका कारण ये रहता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई है ऑलरेडी और हम चाहते हैं उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको यहाँ पे पता ही होंगी। बाकी इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे हमारे पास जो हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है तो उसके माध्यम से एमपीसी को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि हम ना अपनी इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के बीच में रखें, यानी कि 2 से 6% के बीच में हमें इसको रखना है। अब लोअर टॉलरेंस एंड अपर टॉलरेंस आपको ये देखने को मिल जाएगी, पर कोशिश 4% के आसपास हमें होनी चाहिए। आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे कि ये जो 4% है ना, ये क्या है, ये आपका सीपीआई कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये टारगेट आया कहाँ से, तो देखो एक्चुअल में ना इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए ये डिटरमिन किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करती है कि आपको इतना इंटरेस्ट, मतलब इतना यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन को यहाँ पे रखना है। बाकी आप जानते ही होंगे कि हमने इस पर्टिकुलर कमेटी को बनाया था आरबीआई एक्ट को अमेंड करके, ठीक है, तो सेक्शन 45Z भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके माध्यम से 6 मेंबर कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी 2016 के अंदर। हर 5 साल के ऊपर हम डिटरमिन करेंगे कितना इन्फ्लेशन का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम लोग होने चाहिए, 4 लोग तो होने ही चाहिए, वैसे तो 6 लोग ही हों तो बढ़िया है, बट मिनिमम 4 लोग तो होने चाहिए उस पर्टिकुलर मीटिंग को प्रोसाइड करने के लिए। और 3 लोग इनमें से आप जानते हो आरबीआई की तरफ से आते हैं एंड बाकी तीनों को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो 3 लोग आरबीआई की तरफ से आते हैं उनमें से आपको आरबीआई गवर्नर देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस कमेटी को यहाँ पे चेयर भी करते हैं। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन होता है वो मेजोरिटी बेसिस पे दिया जाता है। अगर मान लो कभी टाई हो जाए तो आरबीआई गवर्नर जी के पास सेकंड वोट या कास्टिंग वोट होती है एंड जो भी डिसीजन लिया जाता है कमेटी का वो कहीं ना कहीं आरबीआई के ऊपर बाइंडिंग होता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, आरबीआई गवर्नर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे। एक डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, जो 3 मेंबर होते हैं ना उनमें एक आपको डिप्टी गवर्नर देखने को मिल जाएंगे जो कि इंचार्ज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। इसके अलावा बाकी लोग और आपको देखने को मिल जाएंगे कि एक आरबीआई का और बाकी 3 जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। एक इसी चीज़ के अंदर बात होती है अक्सर पॉलिसी स्टैंस की, कि यहाँ पे पॉलिसी स्टैंस क्या है। राइट, पॉलिसी स्टैंस ये बताता है कि आने वाले समय के अंदर, फ्यूचर के अंदर हमारी क्या सोच है, हम किस डायरेक्शन में आगे फ्यूचर में जाना चाहते हैं, ये होता है पॉलिसी स्टैंस। अब देखो नॉर्मली 3 पॉलिसी स्टैंस की बात होती है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है आपका अकोमोडेटिव। जब हम बात करते हैं ना अकोमोडेटिव की, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब सेंट्रल बैंक इंडिकेशन दे रहा है। किस चीज़ की इंडिकेशन, सेंट्रल बैंक इंडिकेट ये कर रहा है कि आने वाले समय के अंदर ना हम थोड़ा मनी सप्लाई को एक्सपेंड करेंगे। राइट, यानी कि आने वाले समय के अंदर आपकी रेपो रेट या तो सेम रहेगी या कम हो सकती है। मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि ऐसा हम शायद करें आने वाले समय के अंदर। करेंगे नहीं करेंगे दैट इज अ सेपरेट थिंग, पर एक इंडिकेशन दे रहा है आगे फ्यूचर के बारे में। तो मनी सप्लाई को हो सकता है यहाँ पे एक्सपेंड किया जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो। ऐसे स्टैंस को बोला जाता है अकोमोडेटिव। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली हम रेपो रेट को बढ़ाएंगे नहीं, या तो कम रखेंगे या फिर आपका कम करेंगे या फिर उतना ही रखेंगे। एक वर्ड होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में पता नहीं होता, या तो बढ़ा भी सकते हैं रेपो रेट को, कम भी कर सकते हैं, उतना भी रख सकते हैं, तो इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, उसी तरह से एक होता है आपका हॉकिश स्टैंस। हॉकिश स्टैंस के अंदर क्या होता है कि हमारी अभी जो प्रायोरिटी है ना वो महंगाई को कंट्रोल करने की है, कि महंगाई ज़्यादा ना बढ़े। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, मनी सप्लाई को कम किया जाएगा एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि रेपो रेट को यहाँ पे बढ़ाए जाने की बात है। उसी तरह से ना दरअसल में हॉकी स्टैंस का ही ये आपका पार्ट है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। यहाँ पर भी बात क्या होता है ना कि हम रेपो रेट कम तो नहीं करेंगे भाई, पर आने वाले समय के अंदर हो सकता है हम रेपो रेट बढ़ाएं, पर वो धीरे धीरे करके बढ़ाएं, उसको बोलते हैं कैलिब्रेटेड टाइटनिंग।
तो ये कुछ फ़र्क थे, आपको पता होने चाहिए। अभी के लिए ना आरबीआई ने बोला हुआ था कि हमारा स्टैंस क्या है, विदड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। मतलब इसका मतलब ये था कि हम अकोमोडेशन के अगेंस्ट हैं। यानी कि अभी तक सरकार का, सॉरी, आरबीआई का कंट्रोल ये था कि हम इन्फ्लेशन को रोकना चाहते हैं, तो इसलिए अकोमोडेशन हम नहीं कर रहे। अब थोड़ा सा उसने अपना स्टैंस चेंज कर लिया है न्यूट्रल वाली साइड। अब आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। अगर देखो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही तो डेफिनेटली हो सकता है हमारा ग्रोथ की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़े, एंड मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होगा भी कि दिसंबर के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि रेपो रेट में एक कमी देखने को हमें मिल सकती है। तो ये सारे पॉइंटर्स थे जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए थे, एंड आई होप आपको ये सारे समझ भी आ गए होंगे। देखो एक छोटा सा मुद्दा हमें और पढ़ना है। एक्चुअली में एक ड्राफ्ट पॉलिसी है नेशनल स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा इसका एक आइडिया ले लेते हैं। हालांकि ये यूपीएससी नहीं पूछने वाला, पर क्योंकि ना इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी जो स्पोर्ट्स इनिशिएटिव है उनका मेंशन था, तो मैंने थोड़ा सा इसको आपको पिक कर लिया ताकि आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता पाऊँ। अब एक्चुअल में क्या हुआ है, हमारी जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है ना, इसने ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024 रिलीज करी है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। अब यहाँ पर क्या है ना, कोशिश ये है कि हमारे देश में स्पोर्ट्स को हम आगे कैसे लेकर जा सकते हैं, जहाँ पर लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो, आपकी स्पोर्ट्स फेडरेशन भी हो, प्राइवेट सेक्टर भी आए, सरकार भी आए, पब्लिक भी साथ में हो। इसके लिए यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई गई है। हमारे पास ऑलरेडी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 है, पर वो काफ़ी पुरानी हो गई है, तो हम उसी को आगे और बिल्ड करना चाहते हैं। तो कोशिश ये है पहली बात कि हम ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक्सेल करें, उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, टैलेंट को समय के ऊपर ही आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे आप जानते होंगे हमारी यहाँ पे कोशिश होती है कैच देम यंग। बच्चों को अगर हमने उसी टाइम पकड़ लिया ना कि यार ये बंदा टैलेंटेड है, इसको आगे निखारा जा सकता है, तो वो कोशिश हो सकती है। इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स की रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, उससे टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब बढ़ेगा। साथ साथ हेल्थ एजुकेशन भी प्रमोट होगा, कल्चर भी इंटीग्रेट होगा, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स को एक नॉर्म बनाने की यहाँ पे कोशिश है। एंड स्पोर्ट्स को आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 है उसके माध्यम से भी उसके साथ अलाइन करेंगे, ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर हो पाए। तो ये कुछ फीचर्स हैं। और बात करें देखो स्पोर्टिंग इकोसिस्टम की, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्पोर्ट्स ना आपका स्टेट सब्जेक्ट है। अगर आप शेड्यूल 7 पढ़ोगे ना, उसमें आपको स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको स्टेट की जिम्मेदारी देखने को मिल जाएगी स्पोर्टिंग इकोसिस्टम की। सेंट्रल भी सपोर्ट करता है, बट मेजर जो जिम्मेदारी यहाँ पे रहती है ना, वो राज्य सरकारों की ही होती है कि कैसे वो अपने यहाँ पे स्पोर्ट्स को और डेवलप कर पाए। अब डिफरेंट डिफरेंट भारत के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक फिट इंडिया मूवमेंट है, बहुत पॉपुलर है। ये इनकरेज करती है कि सब लोग थोड़ा बहुत खेल कूद जरूर करें, ताकि एक अच्छी लाइफस्टाइल हो। इसके अलावा हमने खेलो इंडिया यहाँ पे स्टार्ट किया 2018 के अंदर, ताकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर हम स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव कर पाएं एंड एक अच्छा फ्रेमवर्क बना पाएं। इसके साथ ही साथ आप नोटिस करोगे हमारे पास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और कोचिंग सबको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट टैलेंट कॉन्टेस्ट स्कीम हमें देखने को मिल जाएगी, जो यंग टैलेंट को ढूंढती है, उनको कहीं ना कहीं नर्चर करती है। इस तरह से स्पेशल एरिया गेम स्कीम, जैसे फॉर एग्जांपल आर्चरी, बॉक्सिंग, रेसलिंग, इस तरह से जो भी लोग इनमें अंदर पोटेंशियल रखते हैं उनको आगे प्रमोट किया जाता है। फिर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो तो आपने पक्का सुना होगा, भी ओलंपिक्स थोड़े टाइम पहले गए भी हैं, टॉप स्कीम। हमें लगता है ना कि अगर यार ये बंदा ओलंपिक में मेडल जीत के ला सकता है, तो हम उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि भाई वो अपना खाना पीना अच्छा रखे, प्रॉपर उसको ट्रेनिंग मिलती रहे, ताकि हम ओलंपिक में मेडल जीत पाए। तो खासकर टॉप एथलीट्स को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, ताकि वो ओलंपिक्स में बढ़िया परफॉर्म कर पाए। तो टॉप स्कीम तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हमें देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल हो गया, ठीक है, ये भी एथलीट्स को कनेक्ट करता है कोचेज और मेंटर्स के साथ। एंड लास्टली हमारे पास यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड स्कीम भी है। अगर कोई अच्छा काम करता है, चाहे वो एथलीट है, चाहे कोच है, या कोई इंस्टीट्यूट है, तो उसको यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें समझने थे विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमिक्स। अब थोड़ा सा हम चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला आपको होमवर्क जो आपको बताना है मुझे, वो है आपका यूएलआई के बारे में, कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस आखिर होता क्या है, उसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स है उसको पढ़ के आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो। दूसरा आपको होमवर्क जो है वो है आपका सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 1 तो यूएलआई का आपने देख ही लिया। लास्ट वीक मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। पहला होमवर्क था आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। देखो ये कह रहा है कि ये डब्ल्यूटीओ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। देखो यहीं पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एक्चुअल में जब मैं बात करता हूँ ना वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये दरअसल में आपकी यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस की आपको ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी देखने को मिल जाएगी। डब्ल्यूटीओ की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। हालांकि इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जब मैं बात करता हूँ ना वीपो और डब्ल्यूटीओ की, इनके बीच में अच्छा खासा कॉपरेशन ज़रूर है।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे ग्लोबल ट्रेड के रिगार्डिंग, उनके साथ ये डील करती हैं, पर इनके मैंडेट अलग अलग हैं। तो ये डब्ल्यूटीओ की स्पेशल एजेंसी नहीं बल्कि यूएन की स्पेशल एजेंसी देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड बात करें कि यहाँ पर ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है GII, वो एनुअली यहाँ पे पब्लिश करता है। देखो दो चीज़ें यहाँ पता होनी चाहिए कि पहली बात तो क्या ये इंडेक्स यही पब्लिश करता है, दूसरा क्या ये एनुअली है, मंथली है, या कैसे है। पर यहाँ पर दोनों की दोनों बातें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। GII विपो ही पब्लिश करता है और ये एनुअली ही होता है। इसी तरह से बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर कह रहा है कि कैसे आपका पेटेंट एप्लीकेशन हो गया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया, एंड आपके जो IP डिस्प्यूट, आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, उनको आपस में डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होने चाहिए उसकी सर्विसेज ऑफर करता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो पहला गलत था, दूसरा सही है, और तीसरा भी ठीक है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक होमवर्क दिया था NPCI के बारे में, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर कह रहा है कि NPCI जो फॉर्म हुआ था वहाँ पर एक तो RBI और दूसरा आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन दोनों के द्वारा फॉर्म हुआ था। क्या ये बात ठीक है? हाँ, यहाँ तक तो बात ठीक है, पर इसके बाद इसने जो बात लिखी है ना कि अंडर द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये बात अपने आप में गलत हो जाएगी। यहाँ पर हमारा जो एक्ट था ना वो 2007 का था, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। ये 2007 का जो एक्ट था ना, उसके माध्यम से NPCI को एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया ताकि रिटेल पेमेंट्स को रिगार्डिंग वो सारा कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर पाए। तो पहला यहाँ पे इस वजह से आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है वो NPCI ऑफर करता है। हाँ जी बिल्कुल, ये बात अपने आप में ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। देखो यहाँ पर ना कुछ और इनिशिएटिव मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे आप लोगों ने IMPS सुना होगा, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जिसके माध्यम से इंटरबैंक ट्रांसफर आप बहुत आराम से कर सकते हो। भारत बिल पेमेंट सिस्टम तो हमने देख ही लिया, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, नाच हो गया, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हो गया, जिसके माध्यम से, ठीक है ना, डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरीज, पेंशन बहुत आराम से आप कहीं ना कहीं क्लियर कर पाते हो। ये सारे NPCI के ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाती हैं। तो NPCI के ऊपर तो UPSC बार बार क्वेश्चन पूछता ही है, तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अब चल लेते हैं अपने मेंस की तरफ। देखो आज का आपको जो होमवर्क बताना है ना वो है, इट इज आर्ग्यूड दैट द strategy of inclusive growth is intended to meet the objectives of inclusiveness and sustainability together. Comment on this statement. तो डेफिनेटली इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कुछ की पॉइंटर्स बताइएगा। UPSC का ही ये PYQ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। लास्ट वीक मैंने आपको होमवर्क दिया था डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, तो थोड़ा सा आइए समझते हैं कि आखिर डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। तो थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक डिसइन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग। अब दोस्तों ये जो टॉपिक है हमने प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, पर हमें थोड़ा सा मेंस का भी आइडिया होना चाहिए कि आखिर मेंस में कैसा सवाल बन सकता है डिसइन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग। बहुत ज़्यादा वो टेक्निकल नहीं जाएगा कि हाँ कितने तरह की डिसइन्वेस्टमेंट होती है, वो कम चांसेस है पूछने के, क्योंकि वो हमने डिस्कस किया भी था प्रीलिम्स के अंदर। पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मान लीजिए अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उस चीज़ के माध्यम से क्या हमें फ़ायदे एंड क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी समझेंगे, ऐसे क्वेश्चन का हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस दोनों एंगल्स को डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर कुड बी द नेगेटिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। देखो पहली बात तो ना एक बहुत ही फेमस लाइन बोली जाती है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का कोई काम नहीं है कि वो बिजनेस करे। आज से आप पहले जाओ 30, 40, 50 साल पहले, तो 50 साल पहले आपको नोटिस करने को मिलेगा कि सरकार ही थी जो बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती थी। जैसे अगर घड़ी प्रोड्यूस करी जा रही है तो वो भी सरकार के द्वारा, इस तरह बहुत सारी चीज़ों में सरकार इन्वॉल्व थी। पर एक्चुअल में आप नोटिस करो सरकार का काम ना एक तरह का रेगुलेटर की तरह होना चाहिए, रेदर देन बेसिकली नॉट रेगुलेटर, क्योंकि रेगुलेटर तो हमारे पास होते हैं, बट एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए, ना कि अपने आप में वो सारे काम खुद करे। अगर आपने एक अच्छी प्लेइंग फील्ड दे दी आप अपने प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो पहला तर्क तो यही है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस करोगे कि हमारे, अगर मैं बात करता हूं आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, जो हम PSUs की बात करते हैं, तो यहाँ पर ना आपने नोटिस किया होगा कि आज़ादी के बाद बहुत सारे PSUs बनाए गए, बहुत सारे PSUs खोले गए। उनके ऊपर जितना हमने इन्वेस्ट किया वर्सेस उन्होंने कितना रिटर्न दिया, तो नंबर अपने आप में बहुत ही खराब आएगा।
और इसका कारण भी आप समझ पाओगे। कारण यही है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, पर सरकार के अंदर ये प्रॉफिट मोटिव वाली जो चीज़ है थोड़ा सा साइडलाइन हो जाती है, जिस वजह से हमारे बहुत सारे ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो बहुत ही इनएफिशिएंटली काम करती हैं। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि पीएसयूज के ऊपर आपको नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिल जाएगा, यानी कि कितना आप कैपिटल लगा रहे हो उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। अब ये सब चीजें होंगी तो आप नोटिस करोगे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आप बात करते हो एयर इंडिया की, राइट? अब एयर इंडिया आप नोटिस कर रहे हो साल दर साल नुकसान पे नुकसान नुकसान करे जा रहा था, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। अब जब इतना ज्यादा एयर इंडिया नुकसान करे जा रहा है तो अब तो चलो प्राइवेट कर दिया, पर पहले जब वो सरकारी संस्था थी तो उस टाइम वो नुकसान कैसे खत्म होगा यार? नुकसान की भरपाई कौन करेगा? द आंसर इज सरकार करेगी। और सरकार किसकी है सर? वो तो हमारी है। यानी कि इन द एंड वो पैसा जो एयर इंडिया को उस समय के ऊपर लॉसेस को बियर करने के लिए यूज हो रहा था, कहाँ से आ रहा था? वो मेरे और आपके जैसे टैक्स पेयर की जेब से ही आ रहा था। तो एक तरह से आपकी जो देश की सेविंग्स होती हैं, जो नेशनल सेविंग्स होती हैं, उनके ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है अगर इनएफिशिएंटली यहाँ पे काम हमें देखने को मिल जाता है। कुछ एक दो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो आप नोटिस करोगे कि हमारे द्वारा यहाँ पे एक फंड बनाया गया, NIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। जो भी प्रोसीड्स होते हैं PSUs की डिसइन्वेस्टमेंट के बाद वो उसी पर्टिकुलर फंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि आखिर आइडेंटिफाई कौन करता है कि किस चीज़ को हमें डिसइन्वेस्ट करना है, किस चीज़ को नहीं करना। द आंसर इज देयर इज एन डिपार्टमेंट, एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है, दीपम। दीपम की फुल फॉर्म क्या है? दीपम की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। दरअसल में अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करो ना तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आपको 6 डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया। उसी तरह से एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है दीपम। तो ये दीपम है जो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक सेल के रिगार्डिंग यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब बात आ जाती है, ये तो बात हुई डिसइन्वेस्टमेंट की बेसिक्स के बारे में। थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया कि आखिर डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, कौन करता है, ऑल दोज थिंग्स हैव बीन टैकल्ड। अब मेजर जो क्वेश्चन आएगा डिसइन्वेस्टमेंट के फायदे वर्सेस डिसइन्वेस्टमेंट के चैलेंजेस। बात अगर दोस्तों मैं करूं डिसइन्वेस्टमेंट के फायदे की तो आप नोटिस करो जैसे आप भी क्या करते हो, कई बार मान लो आपने कोई सामान बेच दिया अपने घर का। जैसे मान लो मेरी कोई जमीन पड़ी थी या कुछ भी ऐसे था, मैंने उसको बेच दिया। अब मैंने अगर बेचा है उस चीज को तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? आप बोलोगे बदले में पैसा मिलेगा। अब बदले में मेरे पास पैसा आया, मेरी जेब फिल हुई। अब इस पैसे को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ? द आंसर इज बहुत सारी जगह में यूज कर सकता हूँ। हो सकता है सरकार इस पैसे का यूज कर ले कहीं पर कुछ एजुकेशन प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए, हेल्थ सेक्टर में काम कर सकती है, सड़कें बनाने में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी बहुत सारी जगह पे सरकार सोशल सेक्टर स्कीम्स के अंदर इस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है जो उसने पैसा डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से उसके पास मिला है। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा ना, सरकार का आप नोटिस करोगे यार, सरकार का कर्जा बहुत है ना? हमारी पुरानी सरकारों ने और अभी भी इस सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत सारा कर्जा लिया जाता है। अब उस कर्जे को वापस भी रीपे करना होता है। अब वापस से उसको रीपे करना है, हवा से थोड़ी पैसा आएगा, तो कैसे हम उसको रीपे कर सकते हैं? द आंसर इज अगर हमारे पास जो पैसा डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से आ रहा है तो वो पैसे को हम यूटिलाइज कर पाएंगे उन पर्टिकुलर चीज़ों को रीपे करने के लिए। और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, जो बहुत ज़्यादा कई बार देखने को मिलता है, उस फिस्कल डेफिसिट को टैकल करने में हमारी मदद करेगा। बाकी आप जानते हो, देखो अगर हमें देश को लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हमें देश की इकोनॉमी को आगे प्रॉस्पर करना है तो उसके लिए ज़रूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने की। आपकी सड़कें, आपके ब्रिजेस, आपके रेलवेज, ये सब चीज़ों के अगर आप खर्चा करोगे ना तो उसके जो परिणाम है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, वो आने वाले कई सालों तक आपको देखने को मिलेंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यहाँ से जो पैसा आ रहा है आप उसको इन चीज़ों में यूज़ करो। बाकी देखो स्पेंडिंग इनकरेज होगी। बाकी इसके अलावा अगर आप नोटिस करो ना, जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि यहाँ पर ना मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है या सरकार की एक कंपनी है, सरकार ने उसमें से कुछ हिस्सा हटा लिया,
कुछ हिस्सा उसने सरकार में से कम कर लिया उससे, तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी। एंड प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करता है? आप बोलोगे सर प्राइवेट सेक्टर काम करता है मेरिट के बेसिस के ऊपर, मेरिटोक्रेसी हो गया। प्राइवेट सेक्टर काम करता है आपके प्रॉफिट मोटिव के ऊपर। तो जब ये सब चीजें होंगी प्रॉफिट मोटिव और आपकी मेरिटोक्रेसी के माध्यम से, वहां पर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो उस फर्म का डाइवर्सिफिकेशन भी हमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही मैंने जैसा बताया कि आपका हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो आपको पॉइंट बिल्कुल मिस नहीं करना, वो पॉइंट है आपका क्राउडिंग इन के बारे में। अब ये क्या होता है? देखो वर्ड है आपका क्राउडिंग इन। क्या मतलब इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये है कि मान लो अगर आपकी सरकार अलग अलग चीज़ों पर खर्च कर रही है, तो कई बार ना जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको भी कॉन्फिडेंस आता है। आप बोलोगे किस चीज़ का कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इस चीज़ का कि प्राइवेट सेक्टर देखेगा कि यार सरकार भी पैसा लगा रही है, ठीक है, मैं भी सरकार के साथ मिलकर पैसा लगाता हूं ताकि मिलकर आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं क्राउडिंग इन। तो जब भी इस तरह से चीज़ें होती हैं तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट बनता है एंड उसका ओवरऑल बेनिफिट हमारी पूरी इकोनॉमी को होता है। प्लस एट द सेम टाइम जैसा मैंने कहा कंपटीशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। होता क्या है ना कि एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर है, अब प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट के लिए काम करना है। अब प्रॉफिट चाहिए होगा तो नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप खुद सोचो ना यार, पहले जैसे कंप्यूटर्स होते थे, कंप्यूटर्स एक अलग तरह से काम करते थे। अब आजकल कंप्यूटर्स के अंदर आपको बहुत सारी नई नई एडिशनल चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आज कभी एआई आ रहा है, कभी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, कभी 5G की बात कर रहे हैं, कभी मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं। नए नए एडवांसमेंट आ रहे हैं। आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नई कंपनीज आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि उनको कुछ नया नया इनोवेशन करना है, तभी तो उनका जो पर्पस था वो सर्व हो पाएगा। तो जब भी इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट होता है ना, तो उसके साथ ही इनोवेशन प्रमोट होता है। एक्चुअली आप इस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड भी करोगे। कई बार पता क्या होता है, सरकारी संस्था में ना ये चीज़ डिफाइंड होती है कि बंदे की प्रमोशन होनी है वो 5 साल बाद ही होनी है। तो इंसान भी जो होता है कई बार लेथार्जिक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता। पर जैसे ही वहाँ पर सरकार ने अपना पैर थोड़ा पीछे किया एंड प्राइवेट सेक्टर की थोड़ी एंट्री ज़्यादा हुई, वहाँ पर जो लोग मेहनत करने वाले होते हैं वो आगे बढ़ के काम करते हैं। उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई इन्वेस्टमेंट आती है, नई नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती हैं। वो सब बेनिफिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा भी, एयर इंडिया का जो मैं एग्जांपल दे भी रहा था आप लोगों को, एयर इंडिया पहले तो लॉस मेकिंग थी, है ना। इंडिगो ऑन द अदर हैंड आपकी प्रॉफिट मेकिंग है। तो जैसे ही आप ना थोड़ी मैनेजमेंट के अंदर बदलाव करोगे, एक कंपटीशन की भावना लाने की कोशिश करोगे डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से, तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी हद तक आपके सामने प्रॉफिटेबल होती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो आपको पॉजिटिव देखने को मिलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। पर देखो यार, ये फिर से ना एक साइड हुई पिक्चर की कि आपने सब कुछ बढ़िया बढ़िया बता दिया कि हाँ डिसइन्वेस्टमेंट करने से ये फ़ायदे होते हैं। पर जैसा मैं आपको कहता हूँ हर चीज़ के दो एंगल्स होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट के भी आपको कुछ चैलेंजेस या आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब खुद सोचो ना यार, अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है और मान लो बहुत बड़े स्केल के ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, सरकार बेचे जा रही है, बेचे जा रही है, बेचे जा रही है, उससे क्या नुकसान होगा? आपके पॉइंट्स अपने आप दिमाग में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सरकार देखो यार लॉस मेकिंग कंपनीज को बेचे तो सेंस भी लगता है कि हाँ यार वो कंपनी घाटा कर रही थी, हमने उसको बेचा तो ठीक है। पर ऐसे ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं जहां पर जो सरकार है ना वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज को भी बेच रही है। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि एक कंपनी कोई अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, आप उसको भी बेच रहे हो। एंड आप खुद बताओ यार, आपके लिए ना कहीं से पैसा आ रहा था, सरकार के लिए कोई कंपनी प्रॉफिट बना रही, कोई पब्लिक सेक्टर एंटिटी प्रॉफिट कर रही है। प्रॉफिट किसका होता है? मालिक का। मालिक मतलब कौन? सरकार। तो अगर कोई पीएसयू प्रॉफिट कर रही थी तो पैसा वो सारा किसके पास आ रहा था? सरकार के पास। पर अगर सरकार अपने हिस्से को बेचे जा रही है तो कहां से पैसा आएगा? कहां से वो प्रॉफिट आएगा? तो आपको नहीं लगता कि जो पीएसयूज पैसा कमा के देती थी, फ्यूचर में जब वो पीएसयूज आपके रहे ही नहीं तो आपके पास पैसा कहां से आएगा? एक तो ये बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात आप नोटिस करो यार, देखो बहुत सारे हमारे सेक्टर्स होते हैं जो अपने आप में स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होते हैं। जैसे हम बात करूं ऑयल सेक्टर की, अगर आप लेट से ऑयल सेक्टर में अपना हिस्सा कम कर रहे हो, अगर सरकार पीछे हट रही है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर, अगर स्ट्रेटेजिक सेक्टर से सरकार पीछे हटेगी, प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा, तो कल को ना बहुत बड़ी दिक्कत भी तो हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप मान लो, मैं आपको एक चलो एग्जांपल देता हूँ, हालांकि टेलीकॉम तो देखो अलग चीज हो गया, पर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अब टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो बीएसएनएल एग्जिस्ट ही ना करे आज के समय, मान लो बीएसएनएल है ही नहीं,
तो आपने नोटिस करोगे कि यार जियो हो गया या जो एयरटेल हो गया या वी हो गया, ये मनमर्जी कर सकते हैं। कल को ये बोलेंगे कितना मर्जी का भी पैक हो तो हमें लेना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब भी ना सरकार ऐसे पीछे डिसइन्वेस्टमेंट मान लो बहुत ज़्यादा कर देती है, तो कुछ एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर भी अगर हमारा डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए तो सरकार और आम जनता को बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो जैसे ऑयल सेक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर मान लीजिए जैसे मान लो हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं ऑयल पीएसयूज की, तो अपने आप में ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा बन जाता है, राइट? प्लस एट द सेम टाइम आप प्राइवेट सेक्टर्स को ले तो आए, अब प्राइवेट सेक्टर हमारे उस एंटिटी को कैसे यूज करेगा या कैसे मिसयूज करेगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। प्लस एट द सेम टाइम देखो यार, एक जो चीज होती है ना वो तो ये रहती है कि आपको पता है यार, आप सरकारी संस्था में काम कर रहे हो तो आपकी नौकरी काफी हद तक इंश्योर्ड है। आपको नौकरी से निकालने वाला बहुत ही मुश्किल से होता है। सरकार में अगर आप चले गए ना, एक तरह से सरकारी कंपनी में काम करने लग गए, तो नौकरी से बहुत ही मुश्किल से निकाले जाओगे, पर प्राइवेट सेक्टर में तो फटाफट निकाल देते हैं। तो यही एक रीजन बनता है कि कई बार ना लोगों के अंदर एक तरह से इसके रिगार्डिंग सिनिसिज्म आ जाता है कि क्या हमें करना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कई बार अक्सर न्यूज आती है कि यार इस बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इस बैंक के अंदर सरकार अपना हिस्सा कम कर रही है। तो बहुत बार उन बैंकों की जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या लेबर यूनियंस वगैरह होती हैं, वो कई बार ना स्ट्राइक पे धरने पे बैठ जाती हैं। वो इसीलिए बैठ जाती हैं क्योंकि उनको अपनी जो रोजगार होता है उसका डर लगने लग जाता है कि यार अब सरकार पीछे हट गई है, अब प्राइवेट हिस्सों के हाथ में चली गई है, अब पता नहीं उनकी नौकरी रहेगी भी या नहीं रहेगी, कल को उनको निकाल ना दिया जाए। ये एक बड़ी दिक्कत आती है। प्लस आप एक चीज नोटिस करो, सरकार ने मान लो बोल दिया कि यार हम अपना कुछ हिस्सा बेचेंगे, अपने पीएसयू का कुछ हिस्सा बेचेंगे, अपनी किसी एंटी का कुछ हिस्सा बेचेंगे। किसको बेचेंगे? प्राइवेट सेक्टर को। सही बात है, प्राइवेट को ही बेचेंगे, और किसको बेचेंगे? ठीक है, तो मान लो ये सरकार का ये हिस्सा था जो सरकार को बेचना है, किसी प्राइवेट सेक्टर को बेचना है। अब ये कैसे डिसाइड होगा किसको बेचना है? कई बार ना यहाँ पर कुछ मुद्दे उठ सकते हैं जो कि बात कर सकते हैं करप्शन की। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार के कुछ लोग और प्राइवेट सेक्टर या किसी किसी प्राइवेट कंपनी के कुछ लोग, उनकी आपस में सांठ गांठ हो, आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो, तो सरकार कई बार ऐसा ना करे जाए कि अपना कुछ हिस्सा उसको बेचना है, अपने ही दोस्तों को बेचे जाए। इस चीज को बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, कि सरकार ना क्या कर रही है, सरकार अगर मान लीजिए कि अपना कोई पार्ट किसी को ऐसे कंपनी को बेच रही है जिसका उसकी अच्छी दोस्ती है, फिर फ्यूचर में वो कंपनी उसको कुछ प्रॉफिट करे, तो ये चीज होती है क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी कि फेवर करना किसी को, किसी के साथ बायसनेस करना। ये कई बार मुद्दे उठ जाते हैं जब भी सरकार अपना हिस्सा बेचने की बात करती है। इसके अलावा देखो यार, एक जो मुद्दा कई बार उठता है ना वो होता है अनवर्दी डील्स का। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हो तो ये मुद्दा बहुत बार उठता ही रहता है। अब ये मुद्दा क्या है? देखो एक्चुअल में ना सरकार को अपना कुछ पार्ट बेचना है, ठीक है ना, डिसइन्वेस्टमेंट करनी है सरकार को, ठीक है। अब सरकार कैसे डिसाइड करेगी कितना परसेंट बेचना है? चलो परसेंटेज भी डिसाइड कर लिया कितना परसेंट बेचना है, पर किस दाम के ऊपर बेचना है? कि ऐसा तो नहीं कि सरकार की कंपनी का 1% हिस्सा है, सरकार उसको 100 करोड़ पे बेचे जा रही है, बट एक्चुअल में उसकी वैल्यू लेट्स से उस कंपनी के 1% की 200 करोड़ है ना? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी तो खरीद रहा है, उसको प्रॉफिट दिखेगा। तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मान लो दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ हो, तो जो डील वहां पे बीच में हुई, क्या वो सही हुई या नहीं हुई? दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। इसके अलावा यार एक चीज और नोटिस करो, मैंने आपको एक चीज बताई कि जब भी सरकार कुछ अपना हिस्सा बेच रही है, उसको डिसइन्वेस्ट कर रही है, तो सरकार क्या कर रही है? पैसे कमा रही है, सरकार की जेब में पैसा आ रहा है, ठीक है, ये सरकार बहुत सारी जगह यूज कर लेती है। पर मान लो सरकार इस पैसे को यूज कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपना लोन चुकाने के लिए, तो क्या ये अच्छी चीज है? ये तो वैसा कहना हो गया कि मान लो आप एक परिवार हो, ठीक है, जैसे आपकी एक फैमिली है, अब आपकी फैमिली के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, आप पता क्या कर रहे हो? उस कर्जे को हटाने के लिए आज आपने जमीन बेच दी अपनी, कल को आपने अपनी दुकान बेच दी, कल को आपने अपने कुछ और बेच दिया। तो हो क्या रहा है? आप अपने को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस ये कर रहे हो कि पुराना कर्जा आपको चुकाना है, उसके लिए कुछ भी बेचे जा रहे हो। तो यही सेम लॉजिक सरकार के ऊपर भी आता है कि क्या ये अच्छा लॉजिक हुआ कि जस्ट बिकॉज आपको सारा अपना कर्जा हटाना है, उस कर्जा हटाने के लिए आप अपने एसेट पे एसेट, एसेट पे एसेट, एसेट पे एसेट बेचते जा रहे हो। तो उस फंड को आप यूज कैसे करते हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पैसा आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे का सही इस्तेमाल होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है।
एक आखिरी पॉइंट जो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जानना चाहिए वो है आपका प्राइवेट मोनोपोली का। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया जियो, एयरटेल और वी का, अगर मान लो सरकार हर जगह से इस तरह से पीछे हटती रहे तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार जब पीछे हट चुकी है तो प्राइवेट सेक्टर ही फिर हर चीज़ डिक्टेट करने लग जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। उस केस में हो सकता है प्राइवेट सेक्टर की हमारे पास मोनोपोली भी देखने को मिल जाए। मोनोपोली का अर्थ आप सब समझते होंगे, मोनोपोली का अर्थ यही होता है कि एक सिंगल सेलर बच गया, या फिर ओलिगोपोली कह लो, या फिर कि एक बहुत ही कम नंबर ऑफ सेलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर बहुत कम सेलर होंगे या सिर्फ एक ही सेलर होगा एंड सरकार उसमें रोल प्ले नहीं कर रही, तो प्राइवेट कंपनीज ही फिर एक तरह से डिक्टेट करेगी कि कोई आपको वस्तु खरीदनी है मेरे और आपके जैसे आम इंसान को, तो किस रेट के ऊपर खरीदनी है, ये सारा का सारा चीज़ें आपको प्राइवेट सेक्टर ही इस्तेमाल करेगा। और प्राइवेट सेक्टर इस्तेमाल कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट को देखेगा, उसको हमारे से, आम जनता से, सरकार से कुछ नहीं मतलब, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है आपके प्राइवेट सेक्टर से, उसके प्रॉफिट से। तो ये आपकी जो प्राइवेट मोनोपोलिस का इस तरह से बनना कहीं ना कहीं सिर्फ हायर प्रॉफिट्स के लिए होगा, एंड इससे कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा वो मेरे और आपके जैसे आम इंसान का ही होगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप डिसइन्वेस्टमेंट का आंसर लिखोगे उसमें आपको एक अच्छी डेफिनेशन, एक अच्छी इंट्रोडक्शन आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कुछ डेटा हो होना चाहिए, कुछ एक अच्छे एग्जांपल्स होने चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन के पॉइंट्स जरूर होने चाहिए कि आखिर डिसइन्वेस्टमेंट करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, एंड ऑन द अदर हैंड किस तरह के नुकसान हमें डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से देखने को मिलते हैं। तो ये एक आप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग इसके माध्यम से कर सकते हो अपने डिसइन्वेस्टमेंट टॉपिक की।